नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। हरिद्वार में धर्म संसद नाम से हुए आयोजन में भड़काऊ भाषण देने वाले यति नरसिंहानंद ने इस बार दिल्ली में एक सांप्रदायिक और भड़काऊ भाषण दिया है। दिल्ली के बुराड़ी में हिंदू महापंचायत में यह भाषण दिया गया, जिसमें एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई, हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए कहा गया। महापंचायत में यति नरसिंहानंद पर कुछ पत्रकारों से बदसलूकी का भी आरोप लगा है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, यति नरसिंहानंद ने ऐसी क्या बातें कहीं जो भड़काऊ हैं, सांप्रदायिक हैं? देखिए, आज बुराड़ी इलाके में एक हिंदू महापंचायत थी। हालांकि दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस महापंचायत के लिए कोई भी परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये महापंचायत हुई और महापंचायत में जो यति नरसिंहानंद हैं वो पहुंचे और उन्होंने एक धर्म को लेकर, एक संप्रदाय को लेकर कई भड़काऊ बातें कहीं। इस तरह की बातें कहीं जो समाज को बांटने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में अगर देश का प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम बन गया तो वो अयोध्या का हिंदू मंदिर तोड़वा देगा। ऐसे में हिंदू युवा हैं उनको हथियार उठाने की जरूरत है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी बातें कहीं जो दो संप्रदायों को बांटती हैं। तो इस मामले को इसके बाद वहीं पर जहां पर ये महापंचायत हो रही थी, उसके कवरेज के लिए कुछ पत्रकार गए थे, जिसमें 4 मुस्लिम पत्रकार थे और एक महिला पत्रकार थी। उनका आरोप यह है कि महापंचायत में मौजूद कुछ लोगों ने पहले उनके आई कार्ड चेक किए और जब उनको मालूम चला कि ये मुस्लिम हैं तो उनके साथ बदसलूकी की। बाद में उन पत्रकारों ने पुलिस का सहारा लिया और वो वहां से सेफली निकल पाए। इसके बाद एक महिला पत्रकार ने और एक उसके साथी ने दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि वहां पर मौजूद भीड़ ने उनके साथ में मारपीट की और महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी की। तो पुलिस ने ये शिकायत भी ले ली है और इसकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर परमिशन नहीं थी तो आखिर ये हिंदू महापंचायत कैसे हो गई। और दूसरा, इस महापंचायत में इस तरह के जहरीले बोल बोले गए जिससे समाज बांटने वाली बातें कही गई। तो निश्चित तौर पर अभी दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में अपना कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि वो क्या कार्रवाई कर रही है, लेकिन महिला पत्रकार ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस का ये भी कहना है कि इस महापंचायत के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। तो अभी पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान आएगा तो कि वो क्या कार्रवाई कर रही है, ये हमें देखना होगा। जी, शुक्रिया मुकेश। तो अब देखना है कि दिल्ली पुलिस इस मसले पर कब और क्या कार्रवाई करती है। उधर राजस्थान के करौली में शनिवार को हुई हिंसा के बाद से लगातार तनाव बना हुआ है और इस वजह से आज भी करौली में कर्फ्यू लागू रहा। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सोमवार देर रात तक के लिए इंटरनेट सेवाएं भी वहां बंद कर दी गईं। करौली में शनिवार को हुई हिंसा में 35 लोग घायल हुए थे और हिंसा तब हुई जब हिंदू नववर्ष मनाने के लिए करौली में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इसी दौरान बाइक रैली पर पत्थर फेंके गए और फिर हिंसा भड़क गई। इस मामले में पुलिस ने 36 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक हालात अभी काबू में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर कहा कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण सही नहीं है और उधर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने घटना के लिए गहलोत सरकार को घेरा। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये देश हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य से कल घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग ले लेते हैं, दो व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, मर्डर हो गया। अगर धर्म अलग अलग है दोनों का, तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उसको इश्यू बनाते हैं। राजस्थान की सरकार जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है और राजस्थान की सरकार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के हर एक एस्पेक्ट में पूरी तरह से विफल हुई है, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। अपराधियों को तो सजा मिले ही, अपराधियों को संरक्षण देने वालों का भी जो है वो खुलासा होना चाहिए। क्योंकि भारत जैसे देश में भारतीय नववर्ष के मनाने वाले लोगों पर यदि हमला होता है तो ये निश्चित रूप से चिंता, चिंतन और विचार का विषय है। और अफसोस ये है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ऐसी घटनाएं कई राज्यों में फैल रही हैं। महाराष्ट्र की बात लें तो गुड़ी पड़वा के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रैली में राज ठाकरे ने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना पर तीखे हमले किए। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने का भी विरोध किया। राज ठाकरे ने कहा कि अगर
ये लाउडस्पीकर हटाए नहीं गए तो वो हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा भी बजाएंगे। आणि काही लोकांना ही गोष्ट हवी आहे, काही लोक कशाला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ही गोष्ट हवी आहे, शरद पवारांना ही गोष्ट हवी आहे। 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ज्यावेळेला जन्म झाला, त्या जन्म झाल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं। याच्या आधी जात नव्हती का? होती, पण त्याच्या अगोदर जात ही जातीचा अभिमान होता। पण 1999 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला, त्याच्यानंतर दुसऱ्या जातीबद्दल द्वेष निर्माण करायला लावलाय। 2019 चुनाव तक शरद पवार की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क पर शरद पवार सहित शिवसेना पर जमकर हमला बोला। आने वाले कुछ महीनों में होने वाले बीएमसी चुनावों से पहले शिवसेना पर राज ठाकरे ने बीएमसी में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। गेली अनेक वर्ष या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये खाल्ले पैसे, कुठे आहे ती मुंबई? अपनी पार्टी में एक बार फिर ताकत भरने की कोशिश कर रहे राज ठाकरे ने अपनी सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किया और इन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। रविवार के दिन मुंबई के घाटकोपर इलाके में एमएनएस के नेताओं ने अपने पार्टी कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। बीजेपी ने जहां राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बयान का स्वागत किया, तो वहीं शिवसेना की ओर से इसका जवाब संजय राउत ने दिया। 2019 में चुनावों के समय राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में रैलियां की थी और उस समय उनके निशाने पर बीजेपी थी और वो एनसीपी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 साल बाद राज ठाकरे के निशाने पर शरद पवार हैं और वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं? क्या इसका ये भी मतलब समझा जाए कि आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां सियासी उथल पुथल आज भी बनी रही। आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम में डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की और कुछ देर में ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश मंजूर कर ली। नियम के मुताबिक अब 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में चुनाव होंगे। और अविश्वास प्रस्ताव खारिज। पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि वो एक खिलाड़ी हैं और आखिरी गेंद तक खेलेंगे। आज अविश्वास प्रस्ताव जब खारिज हुआ तो उसके तुरंत बाद उन्होंने नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश कर दी, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया। इसके बाद विपक्ष पर तंज कसते हुए इमरान ने कहा कि विपक्ष को अब समझ नहीं आ रहा है कि हुआ दरअसल क्या है। मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी।
हमने वो चीजें लिखी नहीं वहां के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे। तो जब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। हमारा एक और पड़ोसी देश श्रीलंका भी संकट में है। भारी आर्थिक तंगहाली से श्रीलंका गुजर रहा है। देश पर विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया है कि विदेशों से सामान खरीदने के लिए जरा भी पैसा नहीं है। श्रीलंका कर्ज के जाल में फंस चुका है। देश के अंदर लोगों को जरूरी सामान की भयानक किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आसमान पर है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का परिवार सरकार पर काबिज है और विपक्ष और जनता अब उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं। इमरजेंसी लगाए जाने के बावजूद देश में जगह जगह प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। पेराडेनिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें। महंगाई और जरूरी चीजों की कमी से परेशान लोग अब कोलंबो में आए दिन जगह जगह ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की आजादी के आंदोलन से जुड़े इंडिपेंडेंस स्क्वायर की ओर बढ़ते विपक्ष के ऐसे ही एक मार्च को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। देश के हालात से विपक्ष सरकार से काफी नाराज है और राजपक्षे सरकार का इस्तीफा मांग रहा है। ये सरकार की बेरहम कोशिशें हैं। राजपक्ष परिवार ने जनता का पैसा खा लिया है। कोलंबो की सड़कें सुनसान हैं। किराने की दुकानें, पेट्रोल पंप बंद हैं। सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन नाम के लिए भी नहीं दिख रहा। देश के अधिकतर लोग घरों में बंद हैं। जरूरी चीजों की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। श्रीलंका सरकार ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे रविवार दोपहर 3:30 बजे खोल दिया गया। श्रीलंका के मंत्री नमल राजपक्षे, जो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के सबसे बड़े बेटे हैं, वो खुद अपनी सरकार की आलोचना करते दिखे। उन्होंने सरकार से कहा कि वो लोगों के विकास के लिहाज से सोचें। श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग ने देश में इमरजेंसी के ऐलान को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में जल्द ही सरकार से सवाल भी किया जाएगा। इमरजेंसी की घोषणा, देश भर में कर्फ्यू लगाने और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से श्रीलंका सरकार ने अपनी ही जनता की आवाज दबाने की कोशिश की है। सोमवार सुबह 6 बजे जब कर्फ्यू खत्म होगा तो लोग जरूरी सामान लेने बाहर निकलेंगे और एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो जाएंगे। देश में ऐसे हालात के लिए श्रीलंका सरकार की नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल गाढ़े हो चले हैं। कोलंबो में सीपी गोविंद के साथ श्रीजा MS की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। शनिवार रात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में आसमान में रोशनी नजर आई। ये रोशनी उल्का पिंड थी या कुछ और, इसे लेकर अटकलें चल रही थी। इस बीच आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के गांव में एक रिंग और धातु के कुछ टुकड़े मिले, एक स्टील की बॉल भी, लोहे की बॉल भी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रॉकेट बूस्टर्स के हिस्से हो सकते हैं जो सैटेलाइट लॉन्च करने में इस्तेमाल होते हैं। शनिवार को न्यूजीलैंड से 2 सैटेलाइट लॉन्च हुए, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये क्या उसके रॉकेट बूस्टर के हिस्से हैं या कुछ और। ये जो मिला है, ये हमको मिला है, ये शिंदेबाई का ये तहसील ऑफिस है और वहाँ पे हम लोग इसको देखने के लिए भी आए। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिली है। कल जो शाम को जो कल मेटेओराइट शावरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक्चुअली वो मेटेओराइट शावरिंग नहीं थी, वो सैटेलाइट सिस्टम के फ्रेगमेंट जो थे, बूस्टरिंग थे। बूस्टर सिस्टम जो है प्रोपेल करता है, हमेशा ऊपर भेजता है, थ्रस्ट देता है, तो उसके जो पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं गिरे हुए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे हमारे दोस्त सुरेश चोपने हैं, हमारे दोस्त डहारे सर यहाँ पे है और NDTV के लिए स्पेशल ये मैं आज मिल रहा हूँ। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद मरकज को 2 साल बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रमजान की इबादत के लिए खोल दिया गया है। मरकज को लेकर मार्च 2020 में विवाद हुआ था, जब कोरोना संकट था और काफी संख्या में तबलीगी जमात से लोग यहां कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तब से ही मरकज बंद था, लेकिन फिलहाल इबादत के लिए रमजान के दौरान खोला गया है। रमजान में चांद दिखने के साथ निजामुद्दीन की इस मरकज में इबादत शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए यहां आ रहे हैं। मरकज को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर केवल रमजान के लिए खोला गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस दौरान मरकज में तबलीगी जमात से जुड़ी गतिविधियां नहीं होंगी और कोरोना की गाइडलाइंस का भी
पूरा पालन करना होगा कि रमज़ान की वजह से इबादत करने के लिए जो है रमज़ान का चांद देखते मरकज़ को खोल दिया जाए और ईद के चांद तक के जो है इजाज़त दिया है। उस पर गाइडलाइन है कि कोई भी अंदर साथी बगैर मास्क के न जाए और जो भी सैनिटाइज़र वगैरह है पूरा एहतियात किया जाए। हर डोर के ऊपर जो है CCTV कैमरे लगाए दिए जाए। तो हमने हाई कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक सारे काम जो है मुकम्मल कर लिए हैं, सब उसी एतबार से काम कर रहे हैं। दरअसल मार्च 2020 में मरकज को लेकर उस समय विवाद हुआ जब यहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें अधिकतर विदेशी थे। ये सभी लोग तबलीगी जमात से जुड़े थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर इस मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से अधिकतर कोर्ट से बरी हो गई, लेकिन मरकज तब से बंद थी। आज 1 अप्रैल 2022 दिल्ली हाई कोर्ट ने निज़ामुद्दीन मरकज़ को पूरी स्ट्रेंथ के साथ खोलने की परमिशन दे दी है। ये परमिशन रमज़ान और ईद तक के लिए है और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नमाज के साथ साथ और तमाम इबादतें जो रमज़ान की हैं वो करी जा सकेंगी और इसकी पूरी सुनवाई 21 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा करेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को है। तब कोर्ट ये तय करेगा कि मरकज को हमेशा के लिए खोला जाए या नहीं। इस मरकज का खुलना एक इमारत का खुलना नहीं है, बल्कि लोगों के लिए आस्था के दरवाजे खुलना है। अब देखना होगा कि 21 अप्रैल को जब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, तब क्या ये मरकज हमेशा के लिए खुल पाती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।